के सुतार है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10+2 लेवल मैथ्स, जो हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे आदि गवर्नमेंट एग्जाम्स में आती है। हमने पिछली क्लास में हमने नंबर्स पढ़ा था यानी संख्या। आज उसी को अगले नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे और आगे से पढ़ते चलेंगे। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि नंबर बेसिक रूप से दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो सभी नंबर्स होते हैं जिनको हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा नंबर है जिसको हम संख्या रेखा पर डिनोट किया जा सकता है जिसकी रियल वैल्यू होती है, चाहे वो माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे जीरो हो या चाहे पॉइंट में हो। वो सभी नंबर कौन से कहलाते हैं? वो रियल नंबर कहलाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा नंबर है जब हम इसको संख्या रेखा पर डिनोट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नंबर जिसको हम मान के चलते हैं कि ऐसा नंबर कोई हो सकता है, तो वो कौन से नंबर हो जाते हैं? और इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि नंबर दो टाइप के हो गए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो ऐसा नंबर जिसको संख्या रेखा पर डिनोट किया जा सकता है वो रियल नंबर हो जाएगा, जिसको डिनोट नहीं किया जा सकता वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। लेकिन ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। और एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो सभी कौन सी कहलाती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? रियल नंबर को हमने पूर्णांक और डेसिमल यानी इंटीजर और डेसिमल फॉर्म में दो टाइप में बांटा था। पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जब हम नंबर्स को संख्या रेखा पर डिनोट करते हैं तो उसमें जो नंबर्स पॉइंट के अलावा जो भी नंबर है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे प्लस की हो, चाहे माइनस की हो, चाहे जीरो हो, चाहे सिर्फ पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। फिर हमने क्या देखा था कि इंटीजर नंबर के अलावा जो भी संख्या रेखा पर रियल नंबर में है वो सभी कौन से है? वो डेसिमल है। चाहे वो डेसिमल के बाद एक डिजिट हो, चाहे दो डिजिट हो, चाहे संख्या का अंत हो या ना हो, सभी कौन से है? डेसिमल है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि पूर्णांक नंबर तीन टाइप के होते हैं। जो संख्या रेखा पर जीरो के राइट साइड में एग्जिस्ट करते हैं वो सभी धन पूर्णांक है, जो जीरो के लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करते हैं वो ऋण पूर्णांक है, और जो बच गया, क्या बचा? एक जीरो। मतलब जीरो एक ना तो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, तो जीरो कौन सा पूर्णांक हो जाएगा? वो उदासीन पूर्णांक हो जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा? डेसिमल फॉर्म। डेसिमल हमने क्या पढ़ा कि डेसिमल बेसिक रूप से तीन टाइप की होती है। 4.1 मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें पॉइंट के बाद कुछ फिक्स डिजिट, चाहे 1, 2, 3, मतलब एक फिक्स डिजिट होते हैं, उसके बाद संख्या का अंत हो जाता है, दशमलव शांत हो जाता है, वो कौन सी हो जाएगी? वो शांत दशमलव हो जाएगी। फिर हमने क्या पढ़ा था कि दूसरी कौन सी दशमलव संख्या होती है? अशांत। मतलब एक ऐसी दशमलव संख्या जिसमें पॉइंट के बाद संख्या का अंत नहीं हो रहा है, मतलब संख्या आती जा रही है, डिजिट्स आते ही जा रहे हैं, लेकिन वो भी एक किस अंतराल में आ रही है? एक फिक्स पैटर्न बना रखा है, चाहे एक डिजिट हो चाहे दो डिजिट हो, उसी अंतराल में बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब अशांत है लेकिन रिपीटेशन मोड में है, तो कौन सी हो जाएगी? अशांत और दोहराव वाली यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगी। फिर तीसरी हमने क्या पढ़ा था? मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें अशांत है, मतलब संख्या का पॉइंट के बाद डिजिट्स का अंत भी नहीं हो रहा और कोई एक फिक्स पैटर्न भी नहीं बन रहा। मतलब पॉइंट के बाद संख्या आती जा रही है लेकिन कोई अंतराल, फिक्स अंतराल नहीं बन रहा, उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, बस हर कुछ भी पैटर्न में संख्या आ रही है, डिजिट्स आ रहे, तो कौन सी हो जाएगी? अशांत और गैर दोहराव वाली यानी कौन सी हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। फिर हमने क्या देखा था कि सारे इंटीजर नंबर यानी सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है, लेकिन सारी दशमलव संख्या रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? कि शुरुआत के दो दशमलव संख्या यानी अशांत दशमलव संख्या और अशांत दोहराव वाली, ये दोनों परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और तीसरी ऐसा दशमलव संख्या यानी अशांत और गैर दोहराव वाली, ये दोनों ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। फिर हमने क्या देखा था? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जब हम इंटीजर्स को संख्या रेखा डिनोट करते हैं तो जब जीरो के राइट साइड में एग्जिस्ट करने वाले यानी धन पूर्णांक एक्चुअली में वास्तव में वही प्राकृतिक संख्या होती है। यानी जो धन पूर्णांक में जो नंबर्स आते हैं वो सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर में आते हैं। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था कि पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? अगर हम धन पूर्णांक के साथ उदासीन पूर्णांक यानी जीरो को भी शामिल कर ले, मतलब अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी शामिल कर ले तो वो कौन सी संख्या बन जाती है? वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? पूर्ण संख्या कौन कौन सी है? तो हमने क्या पढ़ा कि पूर्ण संख्या जब हम जीरो को भी प्राकृतिक नंबर यानी 1 2 3 इनके इन्फिनिटी के साथ शामिल कर ले तो कौन सी संख्या बन जाती है? वो सभी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाता है, होल नंबर। अब हमें इन होल नंबर को अलग अलग भागों में बांटना है। ठीक है, वैश्विक रूप से होल नंबर दो टाइप के हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? एक हो जाता है होल नंबर दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? सम संख्या यानी इवन नंबर, और दूसरी कौन सा हो जाएगी? विषम संख्या, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ठीक है, जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ जीरो को भी शामिल कर लेते हो तो सभी मिलकर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाते हैं। होल नंबर दो टाइप के हो जाते हैं, सम संख्या इवन नंबर और विषम संख्या ऑड नंबर। ठीक है, तो सम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है, दो से पूर्णतः विभाजित, लेकिन ऐसी संख्या जिसको हम दो से भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाता है यानी संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो कौन सी संख्या कहलाती है? वो सम संख्या कहलाती है। तो अब दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि सम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 के फॉर्म से क्या मतलब हुआ कि जब हम संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, मतलब ऐसी संख्या जिसे हम 2 से डिवीजन करने पर 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो और संख्या के टाइम्स 2 से डिविजिबल होती है तो उसे 2 के फॉर्म में होती है। जैसे कौन सी हो जाएगी? 0 2 4 6 8, ये सभी इन्फिनिटी तक सारे नंबर कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सम संख्या यानी इवन नंबर। दूसरा कौन सा हो जाएगा? विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर एक ऐसा नंबर है जो 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता, 2 से विभाजित नहीं, लेकिन ऐसा नंबर जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो कौन सा विभाजित? विषम संख्या यानी ऑड नंबर कहलाता है। दूसरी बात क्या हो जाएगी? मतलब ऑड नंबर एक ऐसा नंबर है जब जिसे हम 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम उसकी 2 के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे तो या एक नंबर एक डिजिट कम पड़ जाएगा या एक डिजिट अधिक रह जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2 के +-1 फॉर्म। तो ये कौन सी हो जाएगी? ये विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पूर्ण संख्या दो टाइप की होती है। एक हो जाती है सम संख्या इवन नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं जिसे 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक हो जाती है विषम संख्या ऑड नंबर, सम संख्या इवन नंबर और विषम संख्या ऑड नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होती और जिसे 2 के फॉर्म में नहीं बल्कि 2 के +-1 फॉर्म में लिखा जाता है। एग्जाम्पल कौन सी हो जाएगी? ये संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसी ये सभी संख्या कौन सी होती है? ये सभी संख्याएं विषम संख्या होती है यानी कि ऑड नंबर। फिर हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या को वापस डिटेल में पढ़ेंगे। हमने पूर्ण संख्या को पढ़ लिया डिटेल में, अब हम वापस प्राकृत संख्या को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्राकृत संख्या है, इसे क्या उपयोग है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है? वो सभी संख्या है जो संख्या रेखा पर है, वो सभी इंटीजर है जो संख्या रेखा पर जीरो के राइट साइड में एग्जिस्ट करते हैं। वो सभी कौन सी हो जाती है? वो सभी हो जाते हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये सभी हो जाएंगे
1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये इसको बेसिक रूप से कितने टाइप में बांटा जा सकता है। तो हम प्राकृतिक संख्या को बेसिक रूप से 2 टाइप में बांट सकते हैं। कौन से टाइप में? पहला हो जाएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा भाज्य संख्या, भाज्य या समग्र संख्या, संख्या कौन सी हो जाएगी? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं की जा सकती। अन्य संख्या से क्या मतलब हुआ आपका? कि एक ऐसी संख्या जो स्वयं से तो हमेशा विभाजित होती है हर संख्या, और हर संख्या, प्रत्येक संख्या एक से भी विभाजित होती है, लेकिन एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के छोड़कर, यानी इन दो के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो कौन सी हो जाएगी? अभाज्य संख्या। तो इसकी क्या हो जाएगी? पहले पार्ट इसका क्या हो जाएगा कि इसके सिर्फ 2 गुणनखंड बनेंगे। कौन से? एक तो 1 हो जाएगा, एक इसका स्वयं हो जाएगा, सिर्फ 2 गुणनखंड कौन से हो जाएंगे? 1 और स्वयं। दूसरा क्या होगा इसका? किसी अन्य से विभाजित नहीं, किसी अन्य से विभाजित नहीं, विभाजित नहीं। तो कौन सी हो जाएंगी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या हो जाएगी 2 3 5 7 11 13 17, ये सभी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, दूसरा फॉर्म क्या है? भाज्य संख्या यानी समग्र संख्या या कंपोजिट नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर है जो किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है, मतलब एक ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, वो कौन सा नंबर होता है? भाज्य या समग्र संख्या। इसमें वैसे क्या हो जाएगा? 2 से अधिक गुणनखंड। दूसरी इसकी क्या फॉर्म हो जाएगी? 2 से अधिक गुणनखंड और अन्य संख्या से विभाजित, अन्य से विभाजित। तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे? ये नंबर हो जाएंगे जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये सभी नंबर कौन से नंबर है? ये सभी नंबर है भाज्य संख्या या समग्र संख्या। तो आपने क्या देखा कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे कौन से नंबर है? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। 2 3 5 ये सभी कौन से है? अभाज्य संख्या। 4 6 8 ये कौन से है? भाज्य संख्या। तो आपने देखा कि एक इसमें भी नहीं आ रहा और एक इसमें भी नहीं आ रहा, तो एक कौन सी संख्या है? तो स्टूडेंट्स पहले हमने इंटीजर में क्या पढ़ा था कि एक ना तो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक, एक उदासीन वो जीरो एक ना तो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, एक उदासीन पूर्णांक है। अब हमें प्राकृत संख्या में पढ़ना है कि एक ऐसा नंबर है जो ना तो ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, ना तो ये प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो एक कौन सा हो जाएगा? आपको नोट में लिख लेना है नीचे, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। एक ऐसा नंबर है जो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, वो एक नॉन प्राइम नंबर और नॉन कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा कि प्राकृत संख्या बेसिकली 2 टाइप की होती है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, जो ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो कौन सी संख्या कहलाती है? वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 और 17 हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा कि भाज्य संख्या या समग्र संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से अधिक गुणनखंड हो और वो अन्य संख्या से विभाजित होती है, वो कौन सी संख्या कहलाती है? वो भाज्य या समग्र या कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो उसमें कौन हो जाएंगे? 4 6 8 9 10 12 ये सभी हो जाएंगे। फिर हमने क्या देखा कि 0 एक ऐसा नंबर है जो ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट में पढ़ाने वाला हूँ अभाज्य संख्या के कुछ फॉर्म्स लिखाऊंगा मैं आपको, जो बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो आपको अभाज्य संख्या के बारे में डिटेल में कुछ पॉइंट्स में आपको
नोट करवा देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो स्टूडेंट अभाज्य संख्या कौन सी पढ़ी थी हमने? एक हो गई, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये सभी प्राइम नंबर है। तो आपको अब क्या ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट, कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम है, मतलब 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो एकमात्र प्राइम नंबर है जो सम संख्या है और सबसे छोटा प्राइम नंबर। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अभाज्य संख्याओं में एकमात्र 3 संख्याओं का जोड़ा एक ऐसा है, 3, 5 और 7, जो एक दो के डिफरेंस के रूप में बार आ रहे। बाकी अन्य कोई ऐसा जोड़ा नहीं मिलेगा जो 2 के डिफरेंस के रूप में आएंगे। मतलब 3, 5 और 7 एकमात्र एक ऐसा जोड़ा है जो 2 के अंतराल से आ रहा है, 2 के अंतराल से एकमात्र 3 का जोड़ा, 3 संख्या का जोड़ा है। याद रखना, एक के क्वेश्चन में इसको काम में लिया जाता है। तीसरी बात क्या होगी कि आपको ध्यान रखना है, कई बार सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको क्या याद रखना है कि 1 से 100 तक कितनी है? 25 संख्या है। कुल 25 संख्या है जो अभाज्य संख्या है। जब हम गिनती गिनते हैं तो 1 से लेकर 100 तक पहुंचते हैं, तो उसमें से 25 संख्या ऐसी है जो अभाज्य है, मतलब ऐसी संख्या है जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। फिर क्या याद रखना है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? सिर्फ 15। इन 25 में से 15 संख्या 1 से 50 तक आ जाती है, और 50 से 100 तक कितनी आ जाती है? 10 संख्या, ठीक है। कई बार सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे आपको क्या याद रखना है कि जब हम गिनती गिनते हैं तो 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन कुल अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? इनका योग है 1060, ठीक है। तो आपको अब ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि अभाज्य संख्याओं में 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। 3, 5, 7 एक 3 संख्याओं को ऐसा जोड़ा है जो 2 के अंतराल के रूप में आ रहा है, बाकी अन्य कोई संख्या ऐसी नहीं है। फिर क्या याद रखना है कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। फिर आपको क्या याद रखना है कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, उनका कुल योग कितना होता है? 1060। सीधा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। फिर मैं 2 पॉइंट और लिखूंगा, अभी आपको यहीं पे लिखा देता हूँ, विजिबल है ना। 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 101। मतलब 101 ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और 3 अंकों की है और सबसे छोटी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 997, ठीक है। ये कुछ बेसिक फॉर्म्स है, आप याद रख लोगे तो आपका फायदा क्यों है, क्यों कई बार एग्जाम्स में सीधे ही पूछ लिए जाते हैं कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताओ या ज्ञात करो। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो याद होगा, तो आप सीधे क्वेश्चन कर दोगे। फिर पूछ लेगा कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या पढ़ा होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप ऐसे भाग देख के थोड़ी देखोगे ये अभाज्य ये अभाज्य, याद होगा तो आप लिख दोगे, ठीक है।
आपने क्या पढ़ लिया, अभाज्य संख्या 2 से 2, 5 से ऐसी संख्या मतलब जो जिसको किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है वो कौन सी संख्या कहलाई जाती है, अभाज्य संख्या, और जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। ठीक है, फिर मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखा दिया आपको, भाज्य भी आपने पढ़ लिया, समग्र संख्या, कंपोजिट नंबर सारे पढ़ लिया आपने। अब नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, 1 मिनट रुको, मैं वाइप कर देता हूँ बोर्ड को। अभी मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ आपको परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर या फिर इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। एक तो पूर्ण संख्या वो होती है होल नंबर, एक परफेक्ट नंबर भी होती है पूर्ण संख्या। तो परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जब इसके गुणनखंड किए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा नंबर जब इसके गुणनखंड किए जाते हैं और जब उनके गुणनखंडों को स्वयं संख्या को छोड़कर बाकी अन्य गुणनखंडों को जब जोड़ा जाता है, अगर वो उसका योग अगर संख्या के बराबर आ रहा है तो वो कौन सा नंबर होगा, परफेक्ट नंबर। लेकिन ऐसा नंबर जिसके गुणनखंड खंडों का योग स्वयं को छोड़कर कुल संख्या के बराबर हो, जैसे क्या हो जाएगा 6, तो 6 की गुणन क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। जब 6 को छोड़कर इसको छोड़कर बाकी का योग करते हैं 1 + 2 + 3 कितना आता है 6, संख्या के बराबर है। जैसे 28 हो जाएगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 28 हो गया। तो इस 28 को छोड़ के बाकी का योग करेंगे 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितने आ गए 28। तो ये कौन सी है, परफेक्ट नंबर है। फिर क्या हो जाएगा 496 हो जाएगा। ऐसे बहुत से नंबर है, सभी को निकाल तो नहीं सकते अभी, लेकिन आपको कुछ याद रखना है। और आपको ये चीज़ याद रखना है कि एक ऐसा नंबर होगा परफेक्ट नंबर है जिसके गुणनखंडों का कुल योग स्वयं संख्या को छोड़कर बाकी गुणनखंडों का कुल योग संख्या के बराबर होगा। या फिर ऐसा मान लो अगर उसके सभी गुणनखंडों का योग उससे 2 गुना होगा। अगर संख्या को शामिल कर लेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो कौन सा नंबर हो जाएगा, परफेक्ट नंबर। फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। भाज्य, अभाज्य, परफेक्ट सारी पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है, मतलब जो ऐसी मतलब सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो ऐसी 2 संख्याएं जब हम उनको कॉमन लेते हैं, मतलब एक ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, यानी कि HCF = 1। मतलब ऐसी 2 संख्या है जिनको कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, मतलब जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जिनका HCF 1 है, वो सभी कौन सी संख्या कहलाई जाती है, सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2 और 3 ये को प्राइम नंबर है, 5 और 7 इन दोनों का HCF 1 है, 19 और 21 ये दोनों को प्राइम नंबर है, 26 और 49 ये को प्राइम नंबर है। ये सभी कौन सी हो जाती है, को प्राइम नंबर। मतलब ऐसी संख्या जिसके 2 ऐसी संख्या है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जिसका HCF 1 है, तो कौन सी संख्या कहलाती है, वो सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे एग्जाम में आ जाता है, क्या दोनों
सहभाज्य संख्याओं में दोनों संख्याएं देखिए वो विषम संख्या हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, यहाँ पे दोनों संख्या विषम संख्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि सहभाज्य संख्या में एक संख्या सम संख्या और एक विषम संख्या हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है सहभाज्य संख्या में एक संख्या भाज्य संख्या हो और एक अभाज्य संख्या हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सहभाज्य संख्या में दोनों संख्याएं भाज्य हो लेकिन दोनों सहभाज्य हो सकता है। ये 2 से भाज्य है, ये 7 से भाज्य है, लेकिन इसमें दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी, इनका HCF एक ही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ। फिर हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स की संख्या। जब हम कोई संख्या को मान लो n संख्या है और वो किससे विभाज्य है 2 और 5, मतलब एक ऐसी संख्या जिसके अंश और हर, मान लो p/q कोई संख्या है, ये क्या हो जाएगा, ये इसका अंश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हर होगा। लेकिन ऐसी संख्या जिसके हर में, मतलब एक ऐसी संख्या जिसके हर में सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड हो, या एक ऐसा नंबर हो जो 2 और 5 से मिलकर बना हो, तो वो कौन सी संख्या हो सकती है। वो संख्या या तो शांत दशमलव संख्या होगी या फिर अशांत दशमलव संख्या लेकिन रिपीटिंग होगी। ये 2 ही पॉसिबल हो सकती है। जिस संख्या के हर में यदि सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड हो तो वह संख्या शांत दशमलव संख्या होती है। सॉरी मैंने गलती कर दी। अगर जिसके गुणनखंड में 2 और 5 के गुणनखंड होते हैं, मतलब ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड होते हैं, तो कौन सी होगी, ये होगी शांत दशमलव संख्या। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे 49/20 या 20 में 2 और 5 के गुणनखंड आ रहे, कैसे आ रहे, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 × 5, तो इसको जब गुणा करेंगे 2 बार जाएगी 9 बच के 90, 4 बार जाएगी 10 बच के 100, 5 बार जाएगी, ये शांत आवर्त दशमलव संख्या है। जैसे हो जाएगी 31/8, इसको भाग देंगे तो कितने आएंगे 8 3 24, बच्चा कितना 7 70, 8 8 64, बच्चा कितना 6 60, 8 7 56, ये आएगा इसका आंसर। तो इसका बेसिक फॉर्म यही था कि जो संख्या के अंश हर में 2 और 5 के गुणनखंड होते हैं वो सभी संख्या कौन सी कहलाती है, वो सभी संख्या शांत दशमलव संख्या कहलाती है। ठीक है, और जिस संख्या के हर में 2 और 5 के गुणनखंड ना हो, यानी कि एक्सेप्ट 2 और 5, ऐसी संख्या जिसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या होती है, तो वो कौन सी संख्या होती है, वो होती है अशांत बट दोहराव वाली, अशांत और दोहराव वाली दशमलव संख्या। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 17/3 हो गया, तो इसमें क्या आएगा 5 बार जाएगा, फिर 6 6 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा कि अगर संख्या किसी भी संख्या के हर में 2 और 5 के गुणनखंड आ रहे हैं तो वो शांत दशमलव संख्या होगी, और अगर हर में 2 और 5 के गुणनखंड नहीं आ रहे तो कौन सी की अशांत दशमलव संख्या होगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ बेसिक पढ़ा देता हूँ जो हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। आज हमने क्या पढ़ा, 2 क्लासों में, पिछली क्लास और इस क्लास में हमने नंबर्स को डिटेल में पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या यूजेज होते हैं। ठीक है, कौन सी संख्या कौन सा नंबर है क्या है, वो जो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा था कि नंबर्स बेसिक रूप से 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। फिर हमने रियल नंबर को पढ़ा, वो 2 टाइप के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर हमने रियल नंबर को वापस पढ़ा, वो 2 भाग होते हैं, पूर्णांक और इंटीजर। फिर पूर्णांक को 3 भागों में पढ़ा जाता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और उदासी। और दूसरा रियल नंबर कौन सा हो गया, डेसिमल यानी दशमलव, उसको 3 भागों में पढ़ा जाता है, शांत दशमलव, अशांत दोहराव वाली और अशांत बिना दोहराव वाली।
पहले दोनों शून्य दशमलव और अशांत दोहराव वाली दोनों परिमेय संख्या है, और अशांत बिना दोहराव वाली यानी गैर दोहराव वाली अपरिमेय संख्या है, और सारे पूर्णांक नंबर परिमेय संख्या है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जब हम पूर्णांक संख्याओं को जब हम अलग अलग पढ़ते हैं और जो संख्या जीरो के राइट साइड में एग्जिस्ट करती है वो धन पूर्णांक कहलाती है, और धन पूर्णांक एक्चुअली में क्या है, प्राकृतिक संख्या। कौन सी है, प्राकृतिक संख्या। अब फिर हमने क्या पढ़ा था, अगर जीरो को यानी उदासीन पूर्णांक को भी धन पूर्णांक के साथ शामिल कर लिया जाता है तो वो मिलकर कौन सी संख्या बन जाती है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बन जाती है। फिर हमने क्या पढ़ा था, होल नंबर दो टाइप के होते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। फिर हमने क्या पढ़ा था कि सम संख्या एक ऐसी संख्या होगी जिसे हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ, फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न। क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है, बेसिक फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसे हम दो भागों में होती है, जिसमें एक अंश होता है और एक हर होता है। जैसे a बटा b एक भिन्न है, तो इसमें a क्या है कि अंश है, क्या है, अंश। जैसे हो गया न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर। फिर इसमें b क्या है, b इसमें हर है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन a बटा b एक ऐसी फ्रैक्शन पॉसिबल है जहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, इसमें b की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे b की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। एक भिन्न वही पॉसिबल है जहाँ पे b की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो इसकी कौन सी टाइप, ये 3 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है, एक होती है 3। एक होती है उचित भिन्न, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उचित भिन्न एक ऐसी भिन्न होती है जहाँ पे a अपॉन b यानी भिन्न का मान 1 से कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a लेस देन b। एक ऐसी भिन्न है जहाँ पे अंश की वैल्यू हर से कम होती है, मतलब एक ऐसी भिन्न है जहाँ पे हर की वैल्यू अंश से ज़्यादा होती है या फिर अंश की वैल्यू हर से कम होती है, या वैल्यू भिन्न का मान 1 से कम होता है। तो कौन सी कहलाती है, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 3/5, 7/9, 11/19, ये सभी कौन सी हो जाएगी, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। फिर दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें भिन्न का मान 1 से अधिक होता है। इसमें क्या होता है कि a अपॉन b का मान ग्रेटर देन a, यानी कि a का मान ग्रेटर देन b। मतलब एक ऐसी भिन्न जिसमें a भिन्न का मान 1 से अधिक होता है या फिर उसमें अंश का मान हर से ज़्यादा होता है, कौन सी कहलाती है, अनुचित या इम्प्रॉपर भिन्न। जैसे क्या हो जाएगी, 7/5 हो जाएगी, 33/29 हो जाएगी, ये सभी कौन सी कहलाती है, अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न। तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है मिश्रित भिन्न। कौन सी होती है, मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न एक ऐसी भिन्न होती है जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे, जैसे हो गया 2 से 5/7। ठीक है, 2 से 5/7 एक ऐसी भिन्न होती है जिसे हम अलग कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते 2 + 5/7। ठीक है, तो एक ऐसी भिन्न है जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो भिन्न कितने टाइप की होगी, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन,
जहाँ पे अंश का मान हर से कम होता है, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ पे अंश का मान हर से ज़्यादा होता है, मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन जहाँ पे दो भागों में होती है, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपकी बेसिक लाइफ में बहुत काम आने वाली है। बेसिक लाइफ क्या, सॉरी, क्वेश्चंस में आगे आने वाली है। क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया था कि पहले जब हम क्या पढ़ रहे थे, डेसिमल, हाँ, जब हम डेसिमल पढ़ रहे थे तो मैंने क्या पढ़ाया था कि शुरुआत के दोनों डेसिमल शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या दोनों ही परिमेय संख्या होती है। वो क्यों होती है? पहला कौन सा हो गया? शांत दशमलव संख्या, ये एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब आप परिमेय संख्या क्यों होती है, हमने क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होगी जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो शांत दशमलव संख्या कौन सी होगी? जैसे हो गया 1.5, 1.79 हो गया। अब अगर इनको p/q में लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अब कैसे लिख सकते हैं हम 1.5 को p/q में कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि 1.5 है, इसमें पॉइंट हटाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे बट्टे में एक के बाद एक जीरो ऐड कर लिया जाता है। मतलब जितनी संख्या पॉइंट के बाद जितनी संख्या है, जितने डिजिट है, उनको पॉइंट को हटाने के लिए बट्टे में एक के बाद उतने जीरो ऐड के लिए। ये तो सिंपल फॉर्म है। तो सिंपल फॉर्म है तो इसको 5 से काट सकते हैं, 3/2 आ गई। ये एक फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में बन गया। यहाँ पे p/q बन रहा है जहाँ पे q की वैल्यू जीरो नहीं है। मतलब इस संख्या को हम शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे 179/100। ये भी p/q में रूप में बन गया। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये था कि शांत दशमलव संख्या ही परिमेय संख्या होती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि अशांत लेकिन दोहराव वाली, यानी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोहराव वाली, वो संख्या भी परिमेय संख्या होती है। इसमें हमने कौन सी संख्या पढ़ी थी? आपने देख लिया कि पहले शांत दशमलव संख्या को हमने परिमेय संख्या में कैसे बदला। अब हम क्या देखेंगे, अशांत दशमलव और दोहराव वाली संख्या परिमेय संख्या क्यों है। जैसे हमने क्या देखा था कि 1.333 हमने पढ़ा था कि एक ऐसी संख्या जिसमें पॉइंट के बाद दशमलव का एंड नहीं हो रहा और एक रिपीटेशन मोड पे चल रही है, तो कौन सी हो जाएगी? ये होगी अशांत दशमलव संख्या। अब हमने माना कि ये एक अक्स है, इसकी वैल्यू हमने x मान ली। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ से 10 से गुणा करें। 10 से गुणा करने पर ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 13.33। यहाँ पे क्या हो जाएगी? 10x। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो 2 - 1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? जब इसको 13.333 से माइनस 1.333 घटाएंगे तो यहाँ पे 10x माइनस x घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 13 में से 1 गया 12.3 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितने? 9x। तो 9x बराबर 12 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/9। तो x की वैल्यू 3 से कट जाएगा, 4/3। ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमने पहले ही कहा था कि जब अशांत दोहराव वाली संख्या परिमेय संख्या होती है उसे p/q में बदल सकते हैं। हमने यहाँ पे बदल के देख लिया p/q रूप में। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है कि आप हर बार ऐसे तो p/q में बदल नहीं पाओगे। एग्जाम में जब आएगा कि इसको भिन्न रूप में बदलो, ऐसी कोई बड़ी संख्या दे देगा तो आप हर बार थोड़ी बदलोगे। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि आपको ऊपर क्या लिखना है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपको ऊपर दशमलव वगैरह को छोड़ देना है, ऊपर पूरी संख्या ले लेनी है। फिर ऊपर माइनस में उससे घटाना है बिना दशमलव वाली संख्या, बिना बार वाली संख्या, बिना बार वाली संख्या। अब जब हम इसको बार में बनाएंगे तो 1.3, यहाँ पे 3 आ रही है, बार बन गई, बिना बार वाली संख्या। फिर नीचे क्या करना है कि नीचे संख्या पर
पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार आ रहे उतने 9, जितने डिजिट पर बार है उतने 9, जितने पर बार नहीं है उतने 0। ठीक है, तो अब हम इस संख्या को उस तरीके से बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? पूर्ण संख्या मतलब 13 हो गई, बिना बार वाली संख्या 1 हो गई। ठीक है, जितने डिजिट्स पर बार है उतने 9, तो एक डिजिट पर बार है 9 आ गया, तो ये कितना हो गया 12/9 यानी कि 4/3। ऐसे आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको भिन्न रूप में, फ्रैक्शन रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? मान लो हमें बदलना है 12.0579, यहाँ पे 79 के ऊपर बार है। अब इस संख्या को हमें बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? 12.0579 पूरी संख्या होगी, माइनस बार के अलावा कितनी होगी 1205 हो गई। 2 डिजिट्स पे बार है, 2 पे नहीं है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें से 1205 घटाएंगे तो 11, 10,000 में से 1000 के 9,000, 9,500, 9,374, 9,374 अपॉन 99। ये जितनी बार कट पाएगी उसको काट देंगे और इसको फ्रैक्शन रूप में बदल के। तो समझ में आया कि श्यान दशमलव संख्या और अश्यान दोहराव वाली दशम संख्या p/q यानी परिमेय संख्या q है। समझ में आ गया? और अश्यांत और गैर दोहराव वाली संख्या p/q रूप में नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और भी समझा देता हूँ कि हमने संख्या को फुल डिटेल में पढ़ा। अभी आज हमने क्या नंबर्स को, हर पार्ट्स को फुल डिटेल में पढ़ा, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? अगर हम नहीं पढ़ते तो क्या घाटा होता, क्या नुकसान होता, पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ वो बताओ। तो आज मैं एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दूंगा आपको, फिर आपको समझ में आएगा कि उसको अलग अलग पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम 100 पूर्ण संख्या यानी होल नंबर का योग बताओ। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था, अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि वो सभी नंबर है जो, वो सभी इंटीजर नंबर है जो जिनको हम संख्या रेखा पर डिनोट करते हैं और वो 0 के राइट साइड में एग्जिस्ट करते हैं, वो सभी प्राकृत संख्या यानी धन पूर्णांक की प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4 ऐसे 100, प्रथम 100 पूछा है तो 100 हो जाएगी। अब योग ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है जो मैं आगे नेक्स्ट एवरेज के चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कि प्रथम n संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है? n × n+1/2। तो यहाँ पे प्रथम 100 संख्या है तो योग क्या हो जाएगा? 100 n+1 यानी 101/2 कितने हो जाएगा? 50 × 101। आंसर कितना आ जाएगा? 505 0 और हो जाएगा 505 0505। इसका आंसर हो जाएगा 50 50। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 100 पूर्ण संख्या यानी होल नंबर का योग बताओ। तो आपने क्या पढ़ा था कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक को पढ़ते हैं तो अगर उसके साथ हम 0 को भी शामिल कर ले या फिर प्राकृत संख्याओं के साथ में 0 को भी शामिल कर ले तो वो संख्या कौन सी हो जाती है? पूर्ण संख्या। तो प्रथम 100 पूछा है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से होगी। 1 2 100 पूछा है तो 99, क्योंकि 100 99 ये हो जाएगी 1 और 0। तो प्रथम 100 पूर्ण संख्या होल नंबर कौन से हो जाएंगे? 0 से 99। तो इनका योग क्या हो जाएगा? 0 + 1 से लेकर n तक की संख्या हो गई। कितनी संख्या? 99 × n+1 यानी 100/2 50 हो जाएगा।
ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 प्लस हो जाएगी 49/50, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 49/50। ये प्रकार आ रहा है। अब अगर आपने संख्याओं को डिटेल में पढ़ा है तब आप समझ पाएंगे कि प्राकृत संख्या कौन सी है और पूर्ण संख्या कौन सी है। अगर नहीं पढ़ा तो आपके क्वेश्चन गलत होने, तो आपको तब तक नहीं पता चल जाएगा कि इसमें जीरो भी शामिल होता है, इसमें नहीं होगा। अगर नहीं अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ा जाता है तो आप क्वेश्चन को गलत पढ़ पाओगे, और इन क्वेश्चनों के आंसर अलग अलग है। ठीक है, तो ये फायदा हुआ पढ़ने का। बाकी सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अभी मैंने नंबर्स को डिटेल में 2 क्लास में पढ़ा दिया है। जो भी बचेगा हम आगे थोड़े थोड़े और कुछ है जो भी आगे क्लास में चलता रहेगा। अब हम कल से या जो भी होगा नेक्स्ट डे एवरेज या फिर नंबर सिस्टम में दोनों में से एक को स्टार्ट करा दूंगा। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर पाए। थैंक यू गाइज।